नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न विद रेखा मैम की क्लास में। और दोस्तों, हम जेबीटी कमीशन और पटवारी के लिए जो है वो सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो है वो डिस्कस कर रहे हैं सम नेचुरल फिनोमिना, यानी कि कुछ प्राकृतिक जो घटनाएं हैं जिसमें हम जो है वो सुनामी के बारे में, अर्थक्विक के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। आपने उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस को देखा भी। हमने सेकेंड पार्ट जो है आज डिस्कस करना है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 60 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है और आज हम 61 से आगे के क्वेश्चन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे और यहीं पर हमारा जो है आज जो है वो 2 क्लासेस में ये चैप्टर जो है वो भी कवर हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक इससे पिछली क्लासेस को, जैसे कि अभी तक हमने जो है वो बहुत से, जैसे कि अलग अलग सब्सटेंसेस के बारे में या आपके जो है वो बहुत से चैप्टर्स, मतलब मैं नाम क्या लूँ, मतलब बहुत से चैप्टर, जैसे आपका लेंस है, ह्यूमन आई है, ह्यूमन ईयर है और भी बहुत से चैप्टर्स, जो पूरे का पूरा सिलेबस जो कि सीबीएसई जेबीटी कमीशन के लिए और पटवारी के लिए जो है साइंस का एचपीआरसी ने दिया है, उसको हमने जो है वो पूरे का पूरा जितना भी एनसीईआरटी के अंदर आपका जो पोर्शन है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इन क्लासेस पे जो है वो देखने को मिल जाएंगी। देखो, मैं आप लोगों को सिंपल सी बात कहती हूँ, जिन्होंने पिछला जेबीटी कमीशन दिया है उन्हें पता है कि ये क्लासेस उनके लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर ये क्लासेस जो है उस टाइम पे करवाई गई होती तब जो है ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित हुई होती। ठीक है, लेकिन सीरीज़ जो है उस टाइम पे हमने जो है वो साइकोलॉजी की सीरीज़ चलाई थी, जो साइकोलॉजी का सिलेबस था वो हमने उसमें कवर कराया था पूरे का पूरा। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को प्लेलिस्ट पे देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा जो अभी हमने साइंस की सीरीज़ जो है उस पेपर के बाद जो है वो आगे कंटिन्यू की है, तो अब आप लोगों के लिए इस वाले जेबीटी कमीशन और पटवारी के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल और बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आप लोग इनको जो है वो देख सकते हो प्लेलिस्ट पे जाके। वहीं पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की भी जो है वो प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर एन अर्थक्विक स्टॉप्स। जैसे ही भूकंप रुक जाता है उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें लिफ्ट का यूज़ करना चाहिए, खुले स्थान पर जाना चाहिए, दीवार के पास खड़े होना चाहिए, या जो है वो हमें सीढ़ियों पर तेज़ दौड़ना चाहिए। तो उसके बाद एकदम बाद हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे ही देखो बिल्डिंग हिल रही है ना, तो तब नहीं करना है कुछ नहीं, तब ज़्यादा हमें टेबल के नीचे जो है वहाँ पे बैठना होता है। ये हमने पढ़ा था, है ना, टेबल को जोर से पकड़ के वहाँ पे बैठ जाओ। लेकिन उसके जैसे ही भूकंप थोड़ा सा रुका, आपको क्या करना है? आपको खुले स्थानों पर चले जाना है, ना कि कुछ और करना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। द शेकिंग कॉज्ड बाय एन अर्थक्विक मे लीड टू। बोला जा रहा है कि भूकंप से उत्पन्न झटके के कारण क्या हो सकता है? जब जो है भूकंप से झटके आ रहे हैं तो उसकी वजह से इमारतें गिर सकती हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि जैसे ही भूकंप रुकता है तब आपको खुले स्थानों पर जाना है। तो भूकंप से जो उत्पन्न झटके होते हैं उनकी वजह से बिल्डिंग गिर सकती है। इंद्रधनुष, हिमपात, ग्रहण ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये वाली चीज होगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हाउस आर सेफर इन अर्थक्विक रीजन्स। जो भी भूकंप संभावित क्षेत्र हैं, तो भूकंप वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के घर अधिक सुरक्षित रहते हैं? जहाँ पे हैवी छत वाले घर हैं, या जिनकी स्ट्रक्चर जो है वो फ्लेक्सिबल है, या जिनकी वॉल्स जो है वो कमज़ोर हैं, जो कि कांच के घर हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिनकी जो लचीली संरचनाएं हैं, जिनका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, वो घर जो है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। अगर भूकंप आया और भारी छत है और आप उसके नीचे हैं तो आपको वहाँ पे नुकसान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ अर्थक्विक इनसाइड अर्थ इज नोन एज। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे आपकी पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है? उसको फोकस कहेंगे, और उससे ऊपर जो एक पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर हमने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थक्विक अंडर ओशियन में जनरेट। अगर अर्थक्विक जो है वो समुद्र के नीचे आता है तो उसके आने वाले भूकंप उत्पन्न कर सकते हैं। उससे क्या होगा? सुनामी आ सकती है, ना कि बवंडर, ज्वालामुखी या धूल भरी आंधी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। जब एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिसमें कोई ना कोई चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आवेशित वस्तु को किसी न्यूट्रल वस्तु के पास, उदासीन वस्तु के पास लाया जाता है, तो उसमें क्या होता है? वो जो है वो सिर्फ रिपल्शन शो करता है, यानी कि दूर हट जाएगा, या जो है उसमें जो है वो अट्रैक्शन आ जाएगी, एक्सप्लोजन होगा या कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो उस पर जो है वो आकर्षण आ सकता है। ऑप्शन नंबर बी।
एक चार्ज्ड पार्टिकल, एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसके न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ में लाया जा रहा है तो उस पर भी अट्रैक्शन शो होगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अर्थ। एक आवेशित वस्तु है, वहां से पृथ्वी में आवेश भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये बोला जा रहा है पृथ्वी में आवेश भेजने को चार्जिंग कहेंगे, अर्थिंग कहेंगे, हीटिंग कहेंगे या रेडिएशन कहेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? अर्थिंग कहा जाता है। आवेशित वस्तु से पृथ्वी में आवेश भेजने की प्रक्रिया बोला जाता है ना, अर्थिंग हो गई। कहीं पर अगर कोई भी चीज़ है, करंट लग रहा है, तो वो आवेश जब पृथ्वी पर भेजा जाता है किसी ऑब्जेक्ट, पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट से, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से, तो उसको अर्थिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। अर्थ एक्ट एज अ, अर्थ जो है वो कैसे कार्य करती है? एक गुड कंडक्टर की तरह या बैड कंडक्टर की तरह? तो अभी हमने बोला ना कि अर्थिंग हो सकती है, तो जब एक ऑब्जेक्ट से जो है वो ट्रांसफर हो रही है जिसकी वजह से अर्थिंग हो रही है, अर्थ में ट्रांसफर होने को अर्थिंग हमने कहा, तो यहाँ पे अर्थ एक गुड कंडक्टर है, अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डैमेज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ड्यूरिंग लाइटनिंग। जब बिजली चमकती है उसके समय कौन सी चीज़ें विद्युत उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती हैं? आपने देखा होगा कई बार फैन खराब हो जाता है, टीवी खराब हो जाता है, तो हाई इलेक्ट्रिक करंट जो होती हैं वो जो है वो नुकसान पहुंचाती हैं। या फिर जो कोल्ड एयर होती है, रेन वाटर होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो आपकी जो हाई इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, उच्च विद्युत धारा होती है ना, वो नुकसान पहुंचा देती है बिजली चमकने के समय। जो है उच्च विद्युत धारा, हाई इलेक्ट्रिक करंट विद्युत उपकरणों, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हाई हो जाता है उस टाइम पे जो भी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन होता है ना, जब हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं, रगड़ होती है, आपस में फ्रिक्शन हो रही है, फ्रिक्शन टॉपिक भी हम पीछे कर चुके हैं, ये भी आपके सिलेबस में था तो आप देख सकते हो। निम्न में से कौन सी चीज़ घर्षण से उत्पन्न नहीं होती है? हीट, स्टैटिक चार्ज, लाइट या अर्थक्वेक? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसमें जो है वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हीट, स्टैटिक चार्ज, लाइट, इन सभी के लिए फ्रिक्शन की जो है वो आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। द ट्रेमर्स ऑन अर्थ आर कॉज्ड ड्यू टू। पृथ्वी पर जो कंपन होता है वो किसके कारण होता है? तो सिस्मिक वेव्स की वजह से होता है, यही हम देख रहे हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्केल इज कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस अर्थक्वेक इंटेंसिटी। भूकंप की तीव्रता व्यक्त करने के लिए सामान्यतः किस स्केल का हम उपयोग करते हैं? सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, रिक्टर स्केल या पास्कल स्केल? तो हम रिक्टर स्केल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। स्मॉल ट्रिमर्स अकरिंग आफ्टर अ मेजर अर्थक्वेक आर कॉल्ड। मुख्य भूकंप के बाद आने वाले छोटे झटकों को क्या कहा जाता है? जो मेन भूकंप आ जाता है उनको साइक्लोन्स कहा जाता है, आफ्टर शॉक्स कहा जाता है, थंडर कहा जाता है या वेव्स कहा जाता है? तो उनको आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। जो भूकंप, मेन भूकंप आने के बाद जो छोटे छोटे झटके लगते हैं, पराघात कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरिया इनसाइड अ बिल्डिंग इज सेफर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। भूकंप के समय इमारत के अंदर कौन सा जो भाग है, कौन सा स्थान है जो हम सुरक्षित होता है? कांच की खिड़कियों के पास खड़े होना चाहिए भूकंप के समय? नहीं। भारी वस्तुओं के नीचे होना चाहिए? नहीं। मजबूत फर्नीचर के नीचे होना चाहिए? तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। जैसे हमने टेबल कहा था कि टेबल के नीचे बैठना चाहिए उसको पकड़ के, बालकनी में तो नहीं जाना है ना, वो उससे बाहर गिर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइटनिंग कैन स्ट्राइक बिटवीन। बिजली चमक सकती है, तो वो कैसे? जो बिजली किसके बीच में चमकती है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपके दो क्लाउड्स के बीच में, क्लाउड एंड अर्थ के बीच में जो है वो इन दोनों के टकराने से जो है वो बिजली होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। बोला जा रहा है व्हाट शुड अ पर्सन डू इफ कॉट इन एन ओपन फील्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग। जब जो है वो बिजली हो रही है, देख बोला जाता है जब बिजली कड़कती है तब हमें बाहर नहीं रहना चाहिए, तब हमें घर के अंदर होना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति जो है वो बिजली चमकने के समय खुले मैदान में फंस जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसको ज़मीन पर सीधे लेट जाना चाहिए या तेज़ दौड़ना चाहिए या नीचे झुककर सिर नीचे कर कर जो है वो चलना चाहिए या पेड़ के पास खड़े होना चाहिए? पेड़ के पास तो कभी खड़े नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नीचे झुककर सिर नीचे करें और तब उसको जो है वो वहाँ पे चलना चाहिए। नीचे झुककर सिर नीचे करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़मीन पर लेटना भी नहीं है, तेज़ भी नहीं दौड़ना है, पेड़ के पास खड़े भी नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच नेचुरल फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक चार्ज इन एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में विद्युत आवेशों से संबंधित प्राकृतिक घटना कौन सी है? तो यहाँ पे अर्थक्विक, लाइटनिंग, फ्लड या वॉल्केनो। तो विद्युत आवेश वाली जो घटना है, जो आपका वातावरण है, वायुमंडल है, उसमें लाइटनिंग है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्विक ओरिजिनेट फ्रॉम? भूकंप की जो विनाशकारी ऊर्जा होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? एपिसेंटर से, फोकस से, एटमॉस्फेयर से या ओशियन से? तो करेक्ट आंसर होगा फोकस से जो है वो विनाशकारी ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। मेन सेंटर आपका फोकस है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द मेन कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग अर्थक्वेक इज? भूकंप के दौरान जो विनाश का मेन कारण क्या होता है? विनाश होता है तो हीट होती है या ग्राउंड शेकिंग होती है, तो भूमि का हिलना, वो तो भूकंप के समय भूमि हिलती है, तो वही भूमि का हिलना सबसे मेन कारण है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्प्स रिड्यूस अर्थक्वेक डैमेज? कौन सा आपदा प्रबंधन भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है? तो कौन सा है जो भूकंप को कम करने में मदद करता है? आपको भूकंप रोधियों का निर्माण करना चाहिए, वनों की कटाई करनी है, खनन करना है, ईंधन को जलाना है, तो ये तीनों नहीं करते हैं आपको अगर भूकंप रोधी यानी कि जिससे भूकंप को रोका जा सकता है, उन चीज़ों का अगर आप निर्माण करो तो आप जो है वो आपदा प्रबंधन वाले नुकसानों को कम करने में मदद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 81, विच फिनोमिना शोज दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट? कौन सी घटना दर्शाती है कि आपके जो विद्युत आवेश है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकते हैं? रिफ्लेक्शन होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है, रिफ्रैक्शन होता है या फिर डिफ्यूजन होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो है, ऑप्शन नंबर बी। आवेशों का स्थानांतरण जब होता है, एक आवेश जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है आवेश ट्रांसफर हो रहे हैं, एक वस्तु में पॉजिटिव है दूसरी में नेगेटिव है, तो वो जो है आपकी यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ चार्ज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, बोला जा रहा है अ बॉडी हैविंग इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एक बॉडी है जिनमें इक्वल है पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी, तो उसको क्या कहा जाता है? चार्ज्ड बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, कंडक्टर या इंसुलेटर? तो उसको न्यूट्रल बॉडी कहा जाता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, विच पार्ट ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर इज बरीड डीप इनसाइड द ग्राउंड? बोला जा रहा है जो तड़ित चालक है, लाइटनिंग यानी कि जब लाइटनिंग हो रही है, बिजली आ रही है, तो तड़ित चालक का कौन सा भाग जमीन के अंदर गहराई तक दबा होता है? उसका जो अपर एंड है लाइटनिंग कंडक्टर का, तड़ित चालक का कंडक्टर जो उसका लाइटनिंग कंडक्टर है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो उसका जो है वो ज़मीन के अंदर गहराई तक दबा होता है, जो उसको जिससे मेजर करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर से, तो उसका अपर वाला एंड या मिडल एंड या अर्थिंग जो प्लेट होती है या वायर कवर होती है जो, तो कौन जो है वो ज़मीन के अंदर गहराई तक जो है वो दबा होता है? तो अर्थिंग प्लेट जो होती है, इससे हम सेंस करते हैं भूकंप को, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लाउड साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग इज कॉल्ड? बिजली चमकने के दौरान आपने देखा होगा आवाज़ सुनाई देती है, चमकती भी है और आवाज़ भी सुनाई देती है, तो उस आवाज़ को क्या कहते हैं? इको, थंडर, वूम या वेव? तो उसको थंडर, गरज कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइटनिंग अकर ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ चार्ज इन? बिजली चमकना किसमें आवेशों के एकत्र होने के कारण होता है? ओशियंस में जो है आवेश एकत्र हो जाते हैं तब बिजली चमकती है, क्लाउड्स में, रिवर्स में, माउंटेन्स में। तो क्लाउड्स में जब जो है वो आवेश इकट्ठे हो जाते हैं, चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है वो बिजली चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अनप्लग्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग? बिजली चमकने के समय निम्न में से किसका प्लग जो है वो निकाल देना चाहिए हमें? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, वुडन टेबल का, प्लास्टिक बॉटल्स का या बुक्स का? तो हमें जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, देखा होगा आपने जब बिजली चमकती है तो हम टीवी की वायर्स जो हैं या आपके जो कोई भी मशीन्स है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी हैं, फैन वगैरह हैं, तो उनको हम कम भी बंद कर देते हैं और उनके प्लग्स को निकाल देते हैं या निकाल देना चाहिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स अकर इन द? जो टेक्टोनिक प्लेट्स, हमने कहा था कि जो भूकंप आता है टेक्टोनिक प्लेट्स जो मूव करती है उसकी वजह से होता है, तो ये जो मूवमेंट होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की, ये गति कहाँ पर होती है? लिथोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर में, बायोस्फीयर में? तो ये लिथोस्फीयर में यानी कि स्थल मंडल में होती है। मौसम संबंधी घटनाएं भी आपकी इसी में होती हैं, स्थल मंडल में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्षोभ मंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक?
निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है? तो भूकंप में जो है वो लैंडस्लाइड्स होते हैं भूकंप की वजह से, या जो है वो सुनामी आते, इमारत गिरती है, या प्रकाश संश्लेषण। तो नहीं पूछा है, नॉट एन इफेक्ट। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भूस्खलन भी हो सकता है, भूकंप आया तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो सकती है, सुनामी आ सकती है, इमारत गिर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस फर्स्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड। भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले प्रभावित स्थान कौन सा है? तो सबसे पहले कौन सा प्रभावित होगा, ये नहीं पूछा है कि भूकंप कहाँ से उत्पन्न होता है, तो वो तो फोकस से होता है, लेकिन सबसे पहले प्रभावित स्थान कौन सा है? तो वो आपका फोकस, एपिसेंटर, मेंटल या फॉल्ट लाइन। तो वो एपिसेंटर है, जो कि सबसे पहले जो है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले प्रभावित स्थान एपिसेंटर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स आर डिजाइंड टू। भूकंप रोधी इमारतें किसके लिए बनाई गई जाती हैं? वाइब्रेशन, कंपन बढ़ाने के लिए नहीं। भूकंप रोधी होती है भूकंप को कम करने के लिए, डैमेज को कम करने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिकॉशन बिफोर एन अर्थक्वेक। भूकंप से पहले निम्न में से कौन सी सावधानी आवश्यक होती है? हमें क्या करना चाहिए भूकंप से पहले? भारी वस्तुएं और ऊंची शेल्फ पर रखना। भारी वस्तुएं ऊंची शेल्फ पे रखनी चाहिए हमें? नहीं, भारी वस्तुओं को जो है ऊंची शेल्फ पे नहीं रखना है, बल्कि उनको जो है वो सुरक्षित करके जो है वो बांध के रखना चाहिए, ताकि अगर भूकंप आ जाए तो वो गलती से हमारे ऊपर ना गिर जाए और हमें नुकसान ना पहुंचा दे। तो ये करना चाहिए हमें, बाकी कुछ नहीं करना चाहिए। ना हमें मार्ग बंद करना है, अगर हमने मार्ग बंद कर दिया तो हम भाग भी नहीं पाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ चार्ज इज डेवलप्ड ऑन सिल्क व्हेन रबड़ विद ग्लास रॉड। जब हम उसको रब्ड करते हैं, रगड़ते हैं, कांच की छड़ रगड़ने से रेशम पर कौन सा आवेश होता है? यही क्वेश्चन मैंने आपको पहले पूछा था कि रेशम पर जो है कांच की छड़ को रगड़ने पर कौन सा आवेश आता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था, है ना। तो यहाँ पे अब जो है वो कांच की छड़ से रगड़ने पर रेशम, थोड़ा उल्टा घुमा दिया क्वेश्चन को और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा था कि जो आपके पार्टिकल, जो चार्जेस हैं वो किसके ऊपर आ जाएंगे? यहाँ पे कांच की छड़ पर रगड़ने से रेशम पर कौन सा आवेश होता है? हम रेशम की यहाँ पे बात करें तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा रेशम पर। अगर कांच की छड़ की बात की होती, हमने पहले क्वेश्चन में कांच की छड़ की बात की थी, तो पॉजिटिव चार्ज की बात की थी, और रेशम पर, रेशम से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो गए और जो कांच की छड़ पे आ गए थे सारे, ठीक है। तो इसकी वजह से इसमें जो है वो धनात्मक आयन था, और रेशम पर कौन सा है आपका यहाँ पे जो है वो ऋणात्मक आयन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेफेस्ट एक्शन ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक ट्रिमर। बोला जा रहा है कि भूकंप के तेज झटकों के समय सबसे सुरक्षित कार्य क्या है? आपको इमारत से कूदना चाहिए, मजबूत फर्नीचर के नीचे छिपना चाहिए। तो बिल्कुल सही, हमें जो मजबूत फर्नीचर होता है उसके नीचे छुपना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ब्रांच ऑफ साइंस स्टडीज अर्थक्वेक। विज्ञान की कौन सी शाखा भूकंप का अध्ययन करती है? बायोलॉजी, सिस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, या फिर आपका बॉटनी। बायोलॉजी में हम जो है वो लाइफ साइंस से रिलेटेड बात करते हैं, बॉटनी में हम जो है वो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में हम जो एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करते हैं, सिस्मोलॉजी में हम सिस्मोग्राफ यानी कि ये अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गरज वाले तूफानों के दौरान वायुमंडल में होने वाला जो विद्युत विसर्जन होता है, जो विद्युत जो है वो निकल रही होती है, बिजली निकलती है, किसका उदाहरण है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, या जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, मैग्नेटिक इफेक्ट का है, केमिकल रिएक्शंस का है। तो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, विद्युत विसर्जन होता है गरज और तूफान के समय, वो एक स्थैतिक विद्युत का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, किसी चीज़ में जो है वो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो वो जो है वो कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और जिसने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप जो है वो क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन पे जो है वो छोड़ सकते हैं, आपके डाउट्स को जो है वो वहाँ पे क्लियर किया जाएगा, ठीक है। याद रखना हमने दो चीज़ों के बारे में बात की है,
फोकस और एपिसेंटर पीछे, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि पृथ्वी के अंदर वह भाग जहां से भूकंप शुरू होता है उसको फोकस कहेंगे, और पृथ्वी की सतह पर केंद्र के ठीक ऊपर का स्थान जो सबसे पहले प्रभावित होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको एपिसेंटर कहा जाता है। ठीक है। और जो हम लाइटनिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। और रबिंग जो है, जब हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो उससे स्टैटिक चार्ज आता है। ठीक है, यानी कि स्थैतिक आवेश बनता है। और अर्थक्वेक जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होता है। ठीक है। लाइट कंडक्टर प्रोटेक्ट करते हैं बिल्डिंग को, जो तड़ित चालक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड। बोला जा रहा है कि स्थिर विद्युत आवेशों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, जिसमें विद्युत आवेश क्या है हमारा यहाँ पे स्थिर है, तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक कहेंगे, या मैग्नेटिज्म कहेंगे, या फिर जो है उसको मैकेनिज्म कहेंगे, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है जहाँ पर स्थिर विद्युत आवेशों से संबंधित एक शाखा की बात कर रहे हैं हम। तो जहाँ पे विद्युत आवेश जो है वो स्थिर होते हैं उसको, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होते हैं, उसको स्थिर विद्युत आवेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सडन फ्लो ऑफ डिस्चार्ज, एकदम से हवा में फ्लो कर रहे हैं थ्रू एयर इज कॉल्ड। हवा में आवेशों के अचानक प्रवाह को क्या कहा जाता है, रेडिएशन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कंडक्शन या रिफ्लेक्शन। तो इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाता है कि विद्युत का विसर्जन हो रहा है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिक जो भी आपके आवेश हैं, चार्जेस हैं, वो रेस्ट पे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। ठीक है, जब वो यहाँ पे मोशन पे आगे अचानक प्रवाह हो रहा है तो उसको विद्युत विसर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच नेचुरल फिनोमिना इज अकम्पेन्ड बाय थंडर। कौन सी प्राकृतिक घटना गरज के साथ होती है, अर्थक्विक, लाइटनिंग, फ्लड या ड्रॉट यानी कि सूखा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो लाइटनिंग है, बिजली है, वो गरज के साथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ्स क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल। तो पृथ्वी की भूपर्पट्टी कई भागों में विभाजित होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर, टेक्टोनिक प्लेट्स, ओशियंस, मिनरल्स। तो भूपर्पट्टी के कई भागों में विभाजित होता है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, अर्थक्विक वेव्स स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम। तो भूकंप तरंगे किस स्थान से बाहर की ओर जाती है, तो फोकस होता है ना, फोकस से बाहर की तरफ जाती है जो भूकंप की तरंगे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अ लाइटनिंग कंडक्टर प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर। तड़ित चालक किसके लिए मार्ग प्रदान करते हैं, साउंड वेव्स के लिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस टू रीच अर्थ, विद्युत आवेशों को पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए, या हीट एनर्जी के लिए, या मैग्नेटिक वेव्स के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज टू रीच अर्थ। तो तड़ित चालक जो है वो मार्ग प्रदान करते हैं विद्युत आवेशों को पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस बाय विच अ चार्ज ऑब्जेक्ट लूजेज इट्स चार्ज इज कॉल्ड। जिस प्रक्रिया द्वारा जो हमारे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज है, आवेशित वस्तु होती है, वो अपना आवेश खो देती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो क्या हो गई, यानी कि वहाँ पे से जो है वो चार्जेस हट गए, चार्जेस लूज हो गए, तो उसको चार्जिंग कहेंगे। नहीं, चार्जिंग में तो चार्जेस आते हैं, डिस्चार्ज होता है जब आपके जो है यहाँ पे जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो लूज हो जाते हैं, अपने चार्ज को लूज कर देते हैं वो। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। विद्युत आवेशों के बीच कौन सा बल जो है वो कार्य करता है, जो भी विद्युत आवेश है, मस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बिल्कुल इनके बीच में जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल जो है वो कार्य करता है विद्युत आवेशों के बीच में। नेक्स्ट है, द मूवमेंट ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस। चालक में आवेशों की गति उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है आवेशों की गति, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिक करंट, या मैग्नेट ओनली, या हीट ओनली। तो इलेक्ट्रिक करंट को, चालक में आवेशों की गति जो है, जब आवेश चार्ज्ड पार्टिकल हैं, जैसे आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, जब उनमें गति होती है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू अट्रैक्ट टाइनी पेपर पीसेस आफ्टर रबिंग। रगड़ने के बाद निम्न में से कौन छोटे कागजों के टुकड़ों को आकर्षित करता है। क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, बस यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे हमने घुमा दिया।
ठीक है। तो बोला जा रहा है वुडन स्टिक को जब आप लकड़ी की छड़ों को रगड़ोगे तब क्या छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करेगा, या आवेशित प्लास्टिक का स्केल है जब आप उसको जो है वो रगड़ोगे उस तब जो है वो यहाँ पे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करेगा, या पत्थर या सूती कपड़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो प्लास्टिक का स्केल है, जब आप उसको आपस में रगड़ोगे ना तब वो जो है वो छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप करके ये चीज़ देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है द एनर्जी रिलीज्ड इन एन अर्थक्विक इज मेजर्ड ऑन। भूकंप में मुक्त ऊर्जा को किस पर मापा जाता है? भूकंप में कि ये जो ऊर्जा है, एनर्जी रिलीज हो रही है अर्थक्विक में, तो वो सेल्सियस स्केल से, रिक्टर स्केल से, या तो केल्विन स्केल से, या डेसिबल स्केल से। तो रिक्टर स्केल से मेजर होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्विक वेव्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है कि भूकंप की तरंगों को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, डिटेक्शन, मैग्नेटिज्म या इवेपोरेशन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कंपन पहचान जो है भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मे हैपन ड्यू टू सीवर अर्थक्विक। भीषण भूषण भूकंप के कारण निम्न में से क्या हो सकता है? भूमि में दरारें, पुलों का गिरना, भूस्खलन, या ये सभी चीज़ें। तो सभी चीज़ें हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सेफेस्ट प्लेस इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्विक इज जनरली। भूकंप के दौरान बहुमंजिला इमारत में सामान्यतः सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा होता है? बहुत सारी जहाँ पे बहुमंजिला इमारतें हैं तो बालकनी, लिफ्ट, अंडर स्टर्डी फर्नीचर यानी कि मजबूत फर्नीचर के नीचे, या रूफटॉप। मंजिलें चाहे जितनी मर्जी हैं, आप जो है मजबूत फर्नीचर के नीचे ही जो है वो सेफ होंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे which natural phenomena is related to sudden release of energy inside earth। पृथ्वी के अंदर ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से संबंधित प्राकृतिक घटना कौन सी है? एकदम से ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी निकली तो उसको हम क्या कहेंगे? बिजली कहेंगे, भूकंप कहेंगे, इंद्रधनुष कहेंगे, चक्रवात कहेंगे। तो पृथ्वी के अंदर की बात कर रहे हैं हम। तो अंदर अचानक मुक्त होने से, अंदर ऊर्जा अचानक मुक्त हुई तो उसको हम क्या कहेंगे? पृथ्वी के अंदर की बात हो रही है तो अर्थक्वेक होगा। बाहर होती तो हम बिजली बोल सकते थे। ठीक है। तो ये हमारे पास थे यहाँ पे 110 क्वेश्चन के साथ में हमने जो है सम नेचुरल फिनोमेना यानी कि कुछ प्राकृतिक जो घटनाएं हैं ये हमारे चैप्टर या सिलेबस के अंदर गिवन था। इसके पूरे के पूरे जितना भी आपके पास एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दिए। जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी से बनते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पूरा जो चैप्टर है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है। किसी ने अगर इससे पिछले क्लासेस को नहीं देखा है कि आपका बाकी सिलेबस क्या है, आपको वहाँ पे क्या पढ़ना है ना, तो आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। जैसे ही आप जो है वो ये क्लास देख रहे हो वैसे ही आप लोगों पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको सारी की सारी प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं, यहाँ पे साइंस का पूरा बता रही हूँ मैं। प्लेलिस्ट इसीलिए बनाई है कि आपको कौन सा फालतू में कुछ पढ़ने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कोई फालतू बात नहीं है, कोई हम यहाँ पे एंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं क्लास के बीच में। सारी की सारी चीज़ें हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात हो रही है, ना कोई क्लासेस के लिए कि आपको ये करना है वो करना है। सिर्फ प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगी। जितने भी टॉपिक्स हैं अभी जो है आपके पूरे टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ 3 से 4 टॉपिक आपके जो है वो टोटल बचते हैं और आपका साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी आगे आने वाली क्लासेस को भी। ठीक है। तो उनके साथ में जो है वो बने रहिएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। किसी और सब्जेक्ट के ऊपर भी अगर कोई डाउट है वो भी पूछ लीजिएगा। आप लोगों ने बताना है जैसे ही साइंस कंप्लीट हो जाता है तो आपको नेक्स्ट जो है वो किस सब्जेक्ट के ऊपर क्लासेस चाहिए। जिस सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो है वो रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके लिए क्लासेस जो है वो शुरू की जाएंगी। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।